हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज का मेरा सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है साइकोलॉजी की, जो इन सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में आपका नॉर्सेट में आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट इस सब सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन आपका ग्रुप 5 के लिए दिया गया है सिलेबस में, एंड यूपी यूएमएस में भी सिलेबस में दी गई है। सोशियोलॉजी भी है उसमें, डीएमईआर में भी, और आपका एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स, जो भी एनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसियां आती हैं डियर, उनमें ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन आपका ग्रुप 5 और यूपी यूएमएस में भी आपका दे दिया गया कितने मार्क्स का इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, 50 क्वेश्चंस है इसमें अराउंड, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द फर्स्ट टास्क इन साइकोलॉजी इज टू केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब। तो क्या कहलाएगा? मनोवैज्ञानिक में पहला क्या है, क्योंकि फर्स्ट टास्क इन साइकोलॉजी दिया है सावधानी पूर्वक निरीक्षण, यानी कि केयरफुली क्या करना, आपको ऑब्जर्व करना है और निष्पक्ष रूप से क्या करना, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। क्या कहलाता है वो? बिहेवियर कहलाएगा, पर्सनालिटी कहलाएगा, सोशल इंस्टीट्यूशंस कहेंगे, या फिर मोटिवेशन कहेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो राइट आंसर इसकी क्या होगा डियर? ऑप्शन सी आएगा, बिहेवियर। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ देखिएगा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो फर्स्ट प्राइमरी टास्क इन साइकोलॉजी टू केयरफुली ऑब्जर्व एंड ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब कौन सा होगा? दैट इज बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है the sum total of behavior of an individual is known as sum total of behavior। sum total यानी कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का कुल योग किस रूप में माना जाता है? किसी व्यक्ति के व्यवहार का, आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो, उसका क्या माना जाता है? साइकोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी कहेंगे या एपिडेमाइलॉजी कहेंगे? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, साइकोलॉजी। कभी कभी हम चार फ्रेंड होते कहते हैं कि साइको हो गया, है ना, अपने बातों को ही मनवा के रहेगा वो, तो ऐसे चीजें तो उसको क्या कहेंगे हम? साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी डील्स विद किसके साथ में रहेगा ये? तो ह्यूमन बिहेवियर, डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजियंस वैल्यूज, या फिर नेगेटिव फीलिंग्स, क्योंकि सोशल की बात क्या, सामाजिक मनोवैज्ञानिक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आएगा? ह्यूमन बिहेवियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आर टीनेजर्स who required lengthy rehabilitations after an accident decides to become a physical therapist as a result of his experience is an example for। experience is an example for यानी कि एक किशोर जिसे दुर्घटना के बाद लंबे पुनर्वास की आवश्यकता होती है। क्या दिया गया है डियर? यहाँ पे आफ्टर एन एक्सीडेंट डिसाइड्स टू बिकम अ फिजिकल थेरेपिस्ट, वो अपने अनुभव के परिणाम स्वरूप एक भौतिक चिकित्सक बनने का फैसला करता है। क्या करता है? फिजिकल थेरेपिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एज एन एग्जाम्पल फॉर, इसके लिए एक उदाहरण है। क्या होगा? तो देखिएगा, इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शंस, आइडेंटिफिकेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ डियर, प्रीवियस ईयर पेपर भी है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे देखिएगा, द पर्सन हैज अनकॉन्शियस assumptions of similarity between himself and the person whom he admires, that is called identification। Next है, because during a lengthy rehabilitation teenagers will assume similarity with physical therapist। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, when an individual express his failure and difficulties by blaming other is known as। जब कोई व्यक्ति दूसरे को क्या कर रहा है? ब्लेम कर रहा है, तो अपनी विफलताओं और कठिनाइयों को व्यक्त करता है साथ में, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो आपका प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, प्रोजेक्शन इज टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच, देखिएगा, इन विच persons blaming others for on shortcomings, unacceptable feelings, moral defects, or wrong desires faces the blame। Next question, when an individuals blame, देखिएगा,
others for his own mistake, that is called individual blame. किसी दूसरे एक को इंडिविजुअली क्या कर रहा, ब्लेम कर रहा है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता, अपनी गलती कर ली आप दूसरे को दोषी ठहरा दिए, तो इसे क्या कहा जाएगा? जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दो बच्चे, तो वो पानी किसी से गिरा, छोड़ दूसरे वाले से दूसरे को बोलेगा, ऐसे उन लोग को ब्लेम करता रहेगा, तो क्या होगा? प्रोजेक्शंस होगा, रिजेक्शंस कहलाएगा, एग्रीगेशन कहलाएगा या रिप्रेशन कहलाएगा। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? प्रोजेक्शंस ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इंडिविजुअल ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज ऑन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड थॉट्स एज इट आर ड्यू टू अदर्स आर रेफर एज। व्यक्ति अपनी अस्वीकार भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करता है? क्योंकि यह दूसरों के कारण होता है। क्या है? ट्राइज टू एक्सप्रेस, क्या कहते हैं? ट्राई कर सकता है ना अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को, एंड थॉट्स एज आर ड्यू टू अदर्स आर रेफर एज। तो ऑप्शन सी आएगा प्रोजेक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, आपको दिया गया डायरेक्टिंग एंगर एट ए पर्सन और ऑब्जेक्ट अदर्स देन इट्स प्राइमरी सोर्सेस इज कॉल्ड। प्राइमरी सोर्सेस इज कॉल्ड यानी कि अपने प्राथमिक स्रोत के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर क्रोध निर्देशित करना क्या कहलाता है? क्रोध। क्योंकि डायरेक्टिंग एंगर एट ए पर्सन और ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट क्या कर रहा, गुस्सा कर रहा, तो क्या कहलाएगा? स्रोत को क्या कहेंगे? तो हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडायरेक्टिंग फीलिंग। क्या है रीडायरेक्टिंग फीलिंग? यहाँ पे दिया गया है रीडायरेक्टिंग फीलिंग फ्रॉम या थ्रेटेटिंग टू अ लेस थ्रेटेटिंग टारगेट इज नोन एज। यहाँ पे भावनाओं को धमकी से कम खतरनाक लक्ष्य पर पुनः निर्देशित करने के रूप में जाना जाता है, यानी कि रीडायरेक्टिंग फीलिंग from a threatening low to a less threatening target is known as। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ क्लाइंट स्टेटेड डाइट, क्या कह रहा? पीपल गेट एंग्री एंड टेक इट आउट ऑन मी। दिस सेंटेंस इंडिकेट्स विच डिफेंस मैकेनिज्म। एक क्लाइंट ने कहा कि लोग नाराज हो जाते हैं, क्या करा? पीपल गेट एंग्री एंड टेक इट आउट ऑन मी, और इसे मुझ पर निकाल देते हैं, है ना? कोई गुस्सा करता है तो कहीं कहीं का गुस्सा कहीं पे निकल जाता है, ये चीजें होती हैं। यह वाक्य किस रक्षा तंत्र को इंगित करता है? तो डिनाइन करना चाहिए, प्रोजेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या इंटेलेक्ट आपका लेक्चुएशन। तो राइट आंसर सी आएगा। नेक्स्ट है देखिएगा डियर, टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इंटरप्रेटेड बाय काम एंड क्वाइट। बिल्कुल शांत रहना, बिहेवियर ऑफ ए क्लाइंट आफ्टर एनी एक्सीडेंट। किसी भी दुर्घटना के बाद देखिएगा, एक्सीडेंट के बाद कोई भी है आपका क्लाइंट, उसको शांत, बिल्कुल ही क्या करना, उसको शांत रखना है, व्यवहार होना चाहिए, और रक्षा तंत्र का प्रकार क्या होना चाहिए? यहाँ पे दिया गया टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा आएगा? तो ये आपका इंटेलेक्चुअल आएगा, ठीक है ना, जिसमें शांत रहना है। Intellectuation attempt on an individual to avoid the impulses which are objectionable or painful by using the intellectual process of reasoning or logic use of abstract thinking. लेकिन searches cognitive solution of a problem instead to emotional involvement. And when this objectionable or painful situation is accident, pain of incident is avoided by showing calm and quiet behavior, excessive use of abstract thinking और जनरलाइजेशन टू डिक्रीज पेनफुल थिंकिंग इज। ये सब हमारा किसमें आएगा डियर? आपका इंटेलेक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक रक्षा तंत्र कौन सा है? डिफेंस मैकेनिज्म पूछा है, तो ऑप्शन सी होगा, डिनाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, साइकोटिक पेशेंट्स एडमिटेड इन या साइकेट्रिक वार्ड tells the nurse, I have no problem. I am being forced to be here. The nurse analyze this behavior as, यानी कि मनोचिकित्सा वार्ड में भर्ती एक मनोवैज्ञानिक, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंटल वार्ड में आपका एडमिट है, साइकोलॉजी है, साइकोटिक पेशेंट है वो, तो नर्स को क्या बताएगा? मुझे कोई भी समस्या नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम, है ना, मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आई एम बीइंग फोर्स्ड टू बी हियर,
यहाँ रहने के लिए हमको फोर्स किया जा रहा है। तो नर्स एनालाइज दिस बिहेवियर एज, क्या करेंगे वो, किससे विश्लेषण करेंगे इस व्यवहार को, कि आपका राइट आंसर बी आएगा, डिनाइंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द डिफेंस मैकेनिज्म विच अंडरलाइंस डेल्यूजन डिसऑर्डर इज, तो राइट आंसर आपका प्रोजेक्शन आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ओवर यूज प्रोजेक्शन कैन लीड टू डेवलप डेल्यूजन टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंडिंग ए लॉजिकल रीजन फॉर द थिंग्स दैट ऑन वांट्स टू डू, सॉर ग्रैब्स मैकेनिज्म इज, उन चीजों के लिए एक तार्किक कारण खोजना जो कोई खट्टे अंगूर तंत्र करना चाहता। सॉर ग्रैब्स की बात किया यहाँ पे, मैकेनिज्म की, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसमें बी आएगा, रेशनलाइजेशन। When a person frustrated or when he cannot solve the problem तो successfully, तो he tries to lessen the discomfort or feeling or anxiety or guilt by offering, देखिएगा, possible artificial reason rather than actual causes, that is called rationalization। यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है डियर, साफ साफ दे दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता हो या फिर वो समस्या को असफलता पूर्वक हल नहीं कर सकता, तो इसमें क्या होगा, तर्क संगतता नामक वास्तविक कारण के बजाय प्रश्नावली कृत्रिम कारणों की पेशकश करने की असुविधा या चिंता या अपराध की भावना को कम करने की कोशिश करेगा। वही चीज को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। जब कोई अपना काम नहीं कर पाता, सफलता नहीं हो पाती, सफलता पूर्वक वो बिल्कुल ही असफलता तर्क संगत है, तो क्या करता वो बिल्कुल दूसरा ढंगों से, मतलब कि वो अपना चिंता या अपराध की भावना को कम करने की कोशिश करता है कि क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है, यदि कुछ हो गया, प्रॉब्लम आ गया, यदि मेरा रिजल्ट इस बार नहीं आया है तो नेक्स्ट बार मैं मेहनत करूंगी या करूंगा और नेक्स्ट बार मैं फर्स्ट करूंगा, है ना। ये सोचना चाहिए, जो कि आपका किस में आएगा डियर, रेशनलाइजेशन में आएगा, किसमें आएगा, ये रेशनलाइजेशन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन इज टू स्पेशल फॉर्म, जैसे कि आपके एग्जांपल में दे दिया गया, सॉर ग्रेप्स एंड स्वीट लीमन, यानी कि देखिएगा, जैसे कि आपको खट्टा अंगूर, यहाँ पे स्वीट लेमन, स्वीट में तो पसीना आपका, स्वीट लीमन की बात क्या, नींबू, तो ये चीजें यहाँ पे एक आपका अपीयर कर रहा है, टू स्पेशल फॉर्म में कर रहा है, जो कि आपका यहाँ पे सॉर ग्रैप्स में किया है, जिसमें राइट आंसर आपका हुआ रेशनलाइजेशन। यदि आपका स्वीट लेमन में करे तो राइट आंसर भी रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज द लिस्ट लाइकली रीजन फॉर यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम संभावित कारण है, कौन सा सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट लाइकली रीजन फॉर यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म, तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि इम्प्रूव इनसाइट। द पर्पस ऑफ यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आर टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर, टू रिसॉल्व मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, टू प्रोजेक्ट वन सेल्फ स्टीम एंड टू प्रोटेक्ट वन सेंस और सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हायरार्की ऑफ नीड्स आर डिस्क्राइब एक्सप्लेन बाय किनके द्वारा, तो आपका अब्राहम मास्लो। मास्लो 1970 में फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था हायरार्की ऑफ नीड एंड एम्फसाइज्ड द एवरी इंडिविजुअल मोटिवेट continuously to achieve higher level of needs with ultimate goal to get self actualization, highest or ultimate needs of every individual. According Maslow, level of needs should be fulfilled before to achieve higher level of needs. Next question, hierarchy of needs was given by the Maslow. Next question देखिएगा, using Maslow hierarchy of needs and nurse assessing assigns the highest priority to which client needs. Right answer is option C आएगा, elimination. According to Maslow hierarchy of needs, elimination, food, water and shelter section are called physiological needs. क्या होगा, ये physiological needs होता है। Basic fundamental needs, primary needs, biological motives and need for survival. The nurse should give highest priority to the basic needs during making care plan for a sick patients. Next question देखिएगा, according to Maslow theory, the most basic needs of human being is, देखिएगा, मास्लो के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की सबसे बुनियादी आवश्यकता कौन सा है, तो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी राइट आंसर क्या आएगा डियर, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मास्लो नीड्स ऑफ हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक नीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक नीड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो होगा डियर ऑप्शन सी आएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट
A state of या tension or arousal produced by need is called, आसक्ति से उत्पन्न तनाव या उत्तेजना की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो मोटिव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बायोलॉजिकल मोटिव, एक्सेप्ट में पूछा दिया, एक्सेप्ट में पूछा है, बायोलॉजिकल मोटिव के बारे में पूछा गया है, जिसमें आपका एक्सेप्ट में पूछा गया है, इसमें राइट आंसर क्या आएगा? इसमें राइट आंसर क्या आएगा? क्योंकि हंगर है, थ्रस्ट है, अचीवमेंट है, सेक्सुअल बिहेवियर, राइट आंसर इसमें सी आएगा, अचीवमेंट ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेप्ट ने पूछा है। तीन ऑप्शन हमारा इसके अंदर में, बायोलॉजिकल के अंदर में ए, बी और डी को छोड़कर, सी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल ड्राइव देखिएगा, इंटरनल ड्राइव यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनल ड्राइव और एक्सटर्नली बोल रहा है, arising stimulates which leads to action or thought, that is called, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी होगा मोटिव। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, आंतरिक ड्राइव या बाहरी रूप से उत्पन्न उत्तेजना जो कार्रवाई या विचार की ओर ले जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपका मोटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्राइविंग फोर्स विच लीड्स टू पार्टिकुलर एक्शंस, राइट आंसर मोटिवेशन। नेक्स्ट, टेंडेंसी टू हार्म और हर्ट अदर्स आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली, दैट इज कॉल्ड, शारीरिक या मानसिक, यहाँ पूछा गया मनोवैज्ञानिक, शारीरिक फिजिकली और मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? टेंडेंसी टू हार्म ऑन हर्ट अदर पर्सन, के अदर आइदर बताया है, तो क्या कहेगा? तो आपका ऑप्शन बी आएगा, एग्रेशन मोटिव। यहाँ पे देखा जाए, एग्रेशन मोटिव मीन्स होता है टू ट्रीट एग्रेसिवली टू हार्म और हर्ट अदर्स आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली, दोनों तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, यानी कि उसको क्या क्या टॉर्चर किया जा रहा है? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, दैट इज देखिएगा फेस फ्रस्ट्रेशन होता है। पावर मोटिव मीन्स होता है हैविंग ए इम्पैक्ट और अदर बाय इन्फ्लुएंसिंग द अदर पीपल बाय द देयर रेपुटेशन, उस पर डिपेंड करता है। अचीवमेंट मोटिव मीन्स होता है ड्राइव टुवर्ड्स सम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस और डिजायर टू अचीव गोल। मटेरियल और एक्विटेशन मोटिव मीन्स क्या होगा? मीन्स डिजायर टू एक्वायर मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है, द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विथ हिज हर इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड, उद्देश्य पूर्ण रूप से कार्य करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है? कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली इन्वायरमेंट में, तो राइट आंसर बी आएगा, इंटेलिजेंस। यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू डेविड वेस्लर्स डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज द गोल ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक rationally and to deal effectively with his environment, next question दिया गया डियर, in one of the types of mental retardation children are ट्रेनेबल, मानसिक मंदता के प्रकारों में से एक में बच्चों की प्रशिक्षित किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, इसमें मॉडरेट। देखा जाए इसमें माइल्ड देखिएगा, यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन की बात किया है, मॉडरेट का, सीवियर का, प्रोफाउंड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये तो सभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटेलिजेंट क्वाइटेंट इन माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू के बाद क्या माइल्ड का, कि माइल्ड में कितना 50 to 70, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, इफ आईक्यू ऑफ चाइल्ड इज 45, इन विच कैटेगरी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन विल बी कैटेगरीज, कौन सा में जाएगा? 45 है तो आपका 45 दिया गया है, 45 किसमें आपका 35 to 49 मॉडरेट के अंदर में है, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू लेवल ऑफ चाइल्ड विथ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन इज, तो मॉडरेट किसमें जाएगा आपका? 35 to 55 दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द आईक्यू फॉर्मूला नॉर्मल चाइल्ड इज 144, तो इसमें राइट आंसर होगा मेंटल एज इज इक्विवेलेंट टू क्रोनोलॉजिकल एज। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ देखिएगा, थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वाज डिराइव्ड बाय किनके द्वारा, तो ऑप्शन बी आएगा, सिगमंड फ्रेड। यहाँ पे देखिएगा, साइको एनालिटिकल थ्योरी और साइको डायनामिक्स थ्योरी और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी, लिबिडो थ्योरी वाज डेवलप्ड और डिराइव्ड बाय सिगमंड फ्रेड के द्वारा। ही कंसीडर फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूछा गया है, साइको एनालिटिकल थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय, तो ये भी किनके द्वारा है? ऑप्शन सी होगा, सिगमंड फ्रेड, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, psychoanalysis was performed by psychoanalysis
मनोविश्लेषण किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी आएगा, सिगमंड फ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपल्सिव बिहेवियर इज ड्राइवन बाय, द राइट आंसर इसमें आईडी आएगा। क्या आएगा इसमें? आईडी। यहाँ पे पूछा गया आवेगपूर्ण व्यवहार किसके द्वारा संचालित होता है? इंपल्सिव बिहेवियर किसके द्वारा? तो आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द पार्ट ऑफ द माइंड दैट डिस्क्रिमिनेट्स राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड एक्ट एज अ, देखिएगा, सेंसर ऑफ बिहेवियर दैट इज कॉल्ड, मन का वह हिस्सा जो सही और गलत हो को अलग करता है और व्यवहार के सेंसर के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which structure of the personality which structure of the personality according to Fred works on the reality principle? फ्रेड के अनुसार व्यक्ति की कौन सी संरचना वास्तविकता सिद्धांत पर काम करती है? फ्रेड के अनुसार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्लेन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सप्लेन बाय फ्रेड इन साइकोएनालिटिकल थ्योरी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में पूछा डियर, एक्सेप्ट में पूछा है, निम्नलिखित सभी को फ्रेड द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत पे समझाया गया है लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर सी होगा, ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है? एक्सट्रोवर्ट पूछा गया है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, टॉकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, सभी के सभी इसमें इंपॉर्टेंट दिए गए थे, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाले एग्जाम के लिए। वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ पर फ्राइड साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी emphasize that an infant in first year of life derives pleasure by nursing and sucking, putting finger or thing in mouth. फ्राइड के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार चरणों में से एक ने जोर देकर कहा कि जीवन के पहले वर्ष में एक शिशु नर्सिंग और देखिएगा यहाँ पे सकिंग दिया गया, इसको क्या होता है, बच्चा सक करता है फिंगर्स वगैरह एंड फीड करता है तब, तो उंगली या चीजों को मुंह में डालकर आनंद प्राप्त करता है जब उसका क्या होता है, इन्फेंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, 1 साल तक के बच्चों को इन्फेंट एज ग्रुप जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है आपका राइट आंसर किस में जाता है? वो ओरल स्टेज में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, during the first year of life the child is said to go through the which stage? which stage? कौन सा स्टेज में जाएगा ये? जीवन के पहले वर्ष के दौरान बच्चों को किस चरण से गुजरने के लिए कहा जाता है? तो ओरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 42 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दिया गया अकॉर्डिंग टू इरेक्शंस के अनुसार द प्राइमरी टास्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजेस 3 to 5 years इज डेवलपिंग ए सेंस ऑफ, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, इनिशिएटिव। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे इरेक्शंस के अनुसार 3 से 5 साल की उम्र के शुरुआती बचपन का प्राथमिक कार्य किसकी भावना विकसित करता है? किसकी भावना विकसित कर रहा है? तो इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू इरेक्शंस अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 years have the primary task to develop ability to initiate on activities. Main psychosocial crisis during this stage is initiative versus guilt. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स अकर एट द एज ऑफ, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस उम्र में होता है? तो आपका ऑप्शन डी आएगा, 4 to 6 उम्र। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप थर्ड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट दैट इज फैलिक स्टेज 3 to 6 years। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस यहाँ पे कैरेक्टर्स दिया गया है जो आपका देखिएगा, किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर, मीन्स एबनॉर्मल इंटेंस यहाँ पे देखा जाए लिखा गया है। ऑडिपेक्स कॉम्प्लेक्स जो है आपका देखिएगा, इसमें ऑडिपेक्स टेक्स्ट जो दिया गया है इसमें कैरेक्टर इन जियार टारगेटी हूँ अनविंटली, यानी कि देखिएगा इसमें जियार त्रासदी में एक चरित्र जिसने अनजाने में अपने पिता को मार डाला है और अपनी माँ से शादी की, क्या किया अपना, किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर्स। तो क्या मतलब है 6 साल की उम्र के बाद विपरीत लिंग के माता पिता के लिए बच्चों को असामान्य रूप से गहन प्यार, यहाँ पे दिया गया अपोजिट सेक्स आफ्टर द एज ऑफ 6 years, इसमें राइट आंसर क्या है, 4 to 6 years ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
Erection theory of emotional development emphasized at 6 to 12 years of child wants adult to recognize him or have a strong sense of duty and engage in many tasks. This is known as भावनात्मक विकास की एरिक्सन सिद्धांत के जोर देकर कहा कि 6 से 12 साल का बच्चा चाहता है कि वह उसे पहचाने, कर्तव्य की मजबूत भावना रखें और कई कार्यों में संलग्न हो। इस रूप से क्या जाना जाता है? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, सेंस ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का है, द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली कंसर्न विथ रोल आइडेंटिफिकेशन इज द, यानी कि विकास और विकास का चरण मूल रूप से भूमिका की पहचान से संबंधित है। किसमें होगा आपका? ऑप्शन डी आएगा, जेनाइटल स्टेज। या डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी देखिएगा, अकर्स इनटू फैलिक स्टेज आल्सो कॉल्ड क्या होता है? ऑडिफेल स्टेज कहलाता है। बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ ऑडिफेल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग दिस स्टेज, बट रोल आइडेंटिफिकेशन बेसिकली कंसर्न विद जेनाइटल स्टेज, तो एडोलसेंस बिटवीन 13 to 20 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, the family play important role in the emotional development of the individual because it, परिवार व्यक्ति की भावनात्मक विकास में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह क्या है आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेल्प ऑन टू लर्न आइडेंटिटी एंड रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, प्राइमरी इमर्जेंस ऑफ पर्सनैलिटीज डेमोन्स्ट्रेट बाय द एज ऑफ, कौन सा एज ग्रुप में? 6 मंथ। नेक्स्ट होता है अनकॉन्शियस कंटेंस, ऑप्शन सी होगा इसमें, रिप्रेस्ड इमोशन। अनकॉन्शियस माइंड कंटेन्स रिप्रेस इमोशन एंड मेंटल प्रोसेस दैट आर, देखिएगा, इनएक्सेसिबल टू कॉन्शियस बट दैट इन्फ्लुएंस जजमेंट, फीलिंग एंड बिहेवियर। नेक्स्ट देखिएगा 49, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर इसमें इमोशन आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को राइट करना है, साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन एरोजल रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ द सिंथेटिक डिवीजन ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है डियर आपका, जो कि इसमें भावनात्मक उत्तेजना के दौरान मनोवैज्ञानिक परिवर्तन सहानुभूति विभाजन के सक्रियण से उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में जिनका भी अभी रिसेंट में एग्जाम होने वाला है डियर, काफी मदद मिलेगी डियर। एग्जाम में आपको खुद पता चलेगा कि ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने आए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया अकॉर्डिंग टू सिलेबस की क्लास ली जा रही है डेली बेसिस पे। आपका एक सोशियोलॉजी बच गया, सोशियोलॉजी से क्लास ले जाएंगे, देखते हैं इवनिंग तक हो जाएगा या फिर कल नेक्स्ट डे आपको मिल जाएंगी। तो आपको एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगी। नॉर्सिट की जब इसका एग्जाम खत्म हो जाएगा एमपी ग्रुप 5 की, उसके बाद मैं नॉर्सिट फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपको उसमें एनक्लेक्स के एमसीक्यूज रहेंगे, मौसवी के सौंदर्य के, ये सारे के सारे एमसीक्यूज रहेंगे। सारा आपका प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यूज रहेगा, आपका सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रहेगा, जो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।